बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। बल्ले का निशान कभी मिल जाता है, कभी वापस ले लिया जाता है। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के साथ तीन जमातें बिल्कुल खड़ी हैं। इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है। ये चार जमातें तहरीक इंसाफ समेत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। निशान शायद हर जमात का अपना अपना हो। तहरीक इंसाफ के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनको बल्ले का निशान मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरह से शेर अफजल मरवत उन्होंने चढ़ाई की है काजी फैसल साहब पर, यूँ समझें कि उन्होंने काजी फैसल पर जिस तरह से हमले किए हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी के बारे में कोई बंदा ये कहे कि पर खच्चे उड़ा कर रख दिए हैं तो फिर उन्होंने काजी फैसल साहब की ज़ात के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। काजी फैसल साहब के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं, बल्कि काजी फैसल साहब के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, ऐसा बंदा वही कह सकता है जो बिल्कुल सता हुआ हो, जो बिल्कुल तंग आ चुका हो, जिस पर बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि जबर कर दिया गया हो और वो सारे रस्से तुड़ाकर फिर ऐसी बात कर देता है जैसे शेर अफजल मरवत की तरफ से की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत ने इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि पीटीआई के नए चेयरमैन गौहर साहब की तरफ से कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, तो इसका शेर अफजल मरवत की तरफ से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया गया जिसमें उन्होंने काजी फैसल साहब के बारे में बात की। काजी फैसल साहब के बारे में शेर अफजल मरवत की तरफ से ये कहा गया कि काजी फैसल साहब काजी हैं, हम इन पर अदम एतमाद करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहा बल्कि काजी फैसल की ज़ात के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ललकारते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, लगाओ जाके जो भी तौहीन अदालत लगानी है, हम तौहीन अदालत बर्दाश्त करने के लिए भुगतने के लिए तैयार हैं, लगाओ। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अदालत में बैठकर हमारे एक वकील को इस तरह के नाम से पुकारे, इस तरह से इल्काबाद है, सरदार उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा है, तो ये सारे सरदारों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं। और इनके साथ बैठे हुए जज साहब जो हमारे लिए नहायत मोहतरम हैं, सरदार मसूद खान साहब, वो भी अपने नाम के साथ सरदार लिखते हैं, वो भी सरदार हैं। पाकिस्तान में ऐसा लिखने वालों की, ऐसा कहलवानों की तादाद लाखों में है। सारे के सारे सिख तो अपने आप को सरदार लिखवाते हैं, तो काजी फैसल साहब को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो इस तरह का मजाक उड़ाएं। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि काजी फैसल साहब के सामने हमारे वकील जब भी बोलना शुरू करते हैं वो कहते हैं सियासी बात ना करें, जबकि आप वो सियासी बातें करते हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से भी शेर अफजल मरवत की तरफ से कहा गया कि उनके बारे में काजी साहब का रवैया इंतहाई तज़हीक अमेज़ था। उनके बारे में उन्होंने कहा कि कौन इमरान रियाज खान, तो क्या काजी फैसल साहब को नहीं पता कि इमरान रियाज खान कौन है। काजी फैसल साहब की तरफ से कई बार ये कहा गया कि झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। काजी फैसल साहब ने केस की समाअत के दौरान कहा था कि मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। तो नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा करें कि काजी फैसल साहब क्या मीडिया नहीं देखते, तो देखते हैं फिर शेर अफजल के साथ काजी फैसल साहब किस तरह से निपटते हैं। तो क्या शेर अफजल मरवत की तरफ से काजी फैसल साहब के बारे में ऐसी बातें कहकर शेर की कछाड़ में हाथ डाल दिया गया है या भेड़ के छत्ते को छेड़ दिया गया है। देखते हैं काजी फैसल साहब, वो तो मीडिया देखते नहीं लेकिन उनके कान में कोई ना कोई खुसर खुसर कर देगा। वैसे ये मुमकिन नहीं है कि काजी फैसल साहब मीडिया, सोशल मीडिया या रेगुलर मीडिया ना देखते हों। तो शेर अफजल मरवत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर भी सवाल उठाया गया कि इससे पहले गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने आपको मना भी किया था। तो इस पर शेर अफजल मरवत की तरफ से कहा गया कि हमने पूरी कोशिश की, इमरान खान के साथ हम जेल में मुलाकात में मसरूफ़ थे, हमने पूरी कोशिश की कि गौहर अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम यहाँ पे पहुँच जाएं, लेकिन हम चूँकि नहीं पहुँच सके और इमरान खान का मैसेज भी देना था। गौहर अली खान साहब के पास जो भी मालूमात थी, उन्होंने जो भी बात की है, उनके पास कोई और मालूमात होगी, लेकिन हम इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, तो उस हवाले से हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो ये उन्होंने वजाहत पेश की और मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत की तरफ से ये दुरुस्त कहा गया कि गौहर अली खान साहब पहले अपनी बात कर चुके थे, लेकिन ये लोग इमरान खान से अभी अभी मिल के आए थे, उन्होंने वही बात की, इमरान खान का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि काजी फैसल पर हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। कुछ रिपोर्टरों की तरफ से पूछा गया कि ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट पर आपका अदम एतमाद है। उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ एक शख्स ने जो कुछ कहा है उस पर हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं, पूरी पीटीआई करती है। उन्होंने कहा कि
یہ میرا پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف ہے۔ جو میں نے 20-25 منٹ کی اس پریس کانفرنس میں بیان کیا ہے وہ پارٹی کا آفیشیل موقف ہے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ پھر کہا، بلکہ بار بار کہا کہ قاضی فیصل صاحب نے بالکل غلط کیا ہے، ہم ان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کے الفاظ انہوں نے 2-3 بار استعمال کیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جائیں لگا لیں جو بھی آپ نے توہین عدالت لگانی ہے، ہم توہین عدالت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی 3 پارٹیاں ایسے نامساعد حالات کے باوجود کھڑی ہیں۔ وہ کون سی پارٹیاں ہیں؟ ایک تو یہ جوائی ہے، یہ گروپ ہے مولانا فضل الرحمان کا، گروپ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مولانا شیرانی کا گروپ ہے۔ جتنی بھی پارٹی ہے، چھوٹی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان سے الگ ہوئی پارٹی ہے، ان سے علیحدہ ہوئی پارٹی ہے، تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ بالکل کھڑی ہوئی ہے۔ شیر افضل مروت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ شیرانی گروپ ہمارے ساتھ ہے، مولانا شیرانی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ پارٹی ہو گئی، دوسری وحدت المسلمین راجہ ناصر عباس کی، وہ پارٹی بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور سنی اتحاد کونسل جس کے سربراہ حامد رضا صاحب ہیں وہ بھی شروع سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو تحریک انصاف اس کے ساتھ مولانا شیرانی کی یہ جوائی اور ناصر عباس کی، وحدت المسلمین، اتحاد کونسل، حامد رضا صاحب کی، یہ 4 پارٹیاں مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان نہ ہو، ویسے تو تحریک انصاف کا بھی پتہ نہیں کہ انتخابی نشان ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پہلے تو کچھ امید تھی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کو انصاف مل جائے، انتخابی نشان ان کو واپس مل جائے، بلّہ ہی ان کا انتخابی نشان ہو۔ لیکن جس طرح سے شیر افضل مروت کی طرف سے قاضی فائز صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، نہ صرف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ ان کو للکارا گیا ہے، تو قاضی فائز صاحب ولی نہیں ہیں، وہ ایسی صفات نہیں رکھتے کہ وہ خود کو غیر جانبدار رکھ سکیں۔ قاضی فائز صاحب کا ایک اقدام اور بینچوں میں بیٹھے ہوئے، اس میں عمران خان کے حوالے سے کوئی بات ہو یا نہ ہو، تحریک انصاف کا کوئی ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کھینچ تان کر باتیں تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کر دیتے ہیں۔ تو ابھی کیس کوئی اور چل رہا ہے، تو وہاں پہ قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو تحریک انصاف میں لے آئیں، تو یہ قاضی فائز صاحب کا رویہ ہے۔ شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا کہ قاضی صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو قاضی فائز صاحب اگر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں تو پھر ان کو کون پوچھنے والا ہے، وہ تو بادشاہ ہیں۔ تو جیسا کہ تحریک انصاف کی طرف سے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا، تو امکان نہیں ہے کہ بلے کا نشان ان کو واپس مل جائے۔ ادھر ایک بڑی خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ عمران خان پر ایک اور مقدمہ بھی درج ہونے والا ہے، وہ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن عمران خان پر عائد کرنے کے لیے، فرد جرم سنانے کے لیے اڈیالہ جیل میں گیا تھا، وہاں پہ کہا گیا عمران خان کی طرف سے ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ لوگوں کے مجھے نام آتے ہیں، آپ لوگوں کو مجھے چہرے یاد ہیں، آپ پر میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز میں عمران خان پر یہ نیا مقدمہ بھی بن جائے۔ اس حوالے سے 2 آرا سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جیو کی طرف سے 3 دن کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو، الیکشن کمیشن کی اس ٹیم کو، الیکشن کمیشن کے حکام کو دھمکیاں دی ہیں، وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جیسا کہ JIT تھی عمران خان کے حوالے سے لاہور میں، اس میں عمران خان پیش ہوئے تھے، تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا، عمران خان پر باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ JIT کو انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ میں نے اقتدار میں آنا ہے، میں تم لوگوں سے نمٹ لوں گا۔ وہ مقدمہ بھی عمران خان پر درج ہوا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کے جو حکام وہاں پہ گئے، 2 رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہی رائے کہ عمران خان نے ان کو کیس کی سماعت کے دوران، جب وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، فرد جرم عائد کر رہے تھے، تو اس دوران عمران خان نے ایسی دھمکیاں دی تھیں۔ تو دوسری رائے یہ سامنے آئی ہے، وہ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان نے دھمکیاں نہیں دی تھی بلکہ یاد دہانی کروائی تھی کہ جب الیکشن کمیشن کے ممبران ان کے سامنے تھے تو عمران خان نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اس طرح سے آئین کی، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ پر
आर्टिकल 6 लग सकता है, क्योंकि आपने इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने थे, वो आपने नहीं करवाए, तो आप पर आर्टिकल 6 लग सकता है। शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान ने सिर्फ याद दहानी कराई थी, और एक वकील का कोई इस हवाले से इंटरव्यू भी चल रहा है। ये खातून वकील यही कह रही हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने भी वही बातें की हैं जिनको आप धमकी भी कह सकते हैं, जिनको आप याद दहानी भी कह सकते हैं। शहबाज गिल जैसे लोग दुरुस्त हैं, सच्चे हैं, वो इसको याद दहानी कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की तरफ से ये मामला सामने लाया गया है वो इसको धमकी कह रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। बाकी इमरान खान की जायदाद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के असासों में, इमरान खान की आमदन में 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान की आमदन कहाँ से आई, तो इस पर अहमद नूरानी की तरफ से एक तफसीली भी इलाक़ किया गया है। उन्होंने ये साबित किया है कि इमरान खान की आमदन में इजाफा नहीं हुआ। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप असासे अपने ज़ाहिर करते हैं तो आपने उस वक्त अपनी असासों की वो कीमत बतानी होती है जिस पर आपने ख़रीदे थे। इसीलिए आपको कोई गाड़ी 90,000 की, कोई 1.5 लाख की, किसी का घर आपको 10 लाख का, किसी की जायदाद आपको 20 करोड़ की इस तरह से दिखाई देती है, जिसको आप समझते हैं कि ये तो आधी क्या 10 गुना कीमत से भी कम कीमत है। तो वो असल में असासों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आइन की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने जायदाद जब ख़रीदी थी तो उसके मुताबिक आपने कीमत लिखनी होती है। तो साथ ही वो ये भी कहते हैं जो जायदाद आपको विरसे में मिली है वो आप डिक्लेयर नहीं करते, अपने असासों में उसकी कीमत को डिक्लेयर नहीं करते, इस तरह से उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा इमरान खान के आज से 5 साल पहले जो भी असासे थे, उन्होंने अपनी कोई आबाई जायदाद बेची, तो आज उन्होंने अपने जो असासे डिक्लेयर किए हैं उसमें 27 करोड़ रुपया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसको लोग आमदन कह रहे हैं, जबकि वो वही उनके असासे हैं, वही जायदाद है जो उनके पास पहले भी मौजूद थी, जो उन्होंने बेच दी। तो अहमद नूरानी की तरफ से ये साबित किया गया है कि इमरान खान की आमदन में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने अखराजात चलाने के लिए, अपनी सियासत करने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद को बेचा, और जो अपनी जायदाद बेची जो उनकी आमदन में इजाफा हुआ वो ये हुआ है। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अगर कुछ लोगों को इसकी बात की समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर अहमद नूरानी का वो वीलॉग सुनने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि आपकी तसल्ली और शफ़ी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।